अध्याय 121 लुओनिंग। चार आंखें, क्या तुम बहरे हो? जिस उग्रवादी ने पहले चेतावनी दी थी वह चिल्लाया जब उसने देखा कि फू जुएफिग अभी भी पिकअप ट्रक से नहीं उतरा है और आगे बढ़ गया। अगर तुम 5 सेकंड में कार से नहीं उतरे तो मैं तुम्हें छेदों से भर दूंगा और तुम्हें खाना खिलाऊंगा। सुआ। फू जुएफिग ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत वाहन से उतर गया। ऐसे हथियार का निशाना लगने से उसके पैर कांपने लगे और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। यह एक टाइप 79 सबमशीन गन थी। ये टाइप 54 पिस्तौल की तुलना में पूरी तरह से अलग बंदूक थी जिसके साथ आतंकवादियों ने कलोन पर हमला किया था। कदम। बाई जेमिन धीरे से फुसफुसाए और आगे बढ़ी और बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। धिक्कार है, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सामने से उग्रवादी फिर से बड़बड़ाया और फिर उन तीनों को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा। तुम तीनों कहां से आए हो? तुम इस जगह पर क्या करने आ रहे हो? यह क्षेत्र 4 बड़े मालिकों का है। फू जुएफेग ने हकलाते हुए समझाना शुरू करने से पहले सूक्ष्मता से बाय जेमिन की ओर देखा। हम 3 लोग बीजिंग विश्वविद्यालय से बचे हैं। हम कुछ दिन पहले भाग्य से बच गए और छिप गए। बाय जेमिन ने फू जुएफेग को बोलने के लिए प्रेरित किया। वह वास्तव में उसके द्वारा महसूस की गई घबराहट के कारण था। यदि वह या झोंक दे बहुत अधिक बोलते थे तो उग्रवादी बता सकते थे कि कुछ गलत है। आखिरकार उनमें से कोई भी अभिनेता नहीं था और स्वभाव से बहुत शांत थे। जैसे ही फू जुएफेग ने सवालों के जवाब दिए, बाय जेमिन ने आसपास का बारीकी से निरीक्षण किया और गुप्त रूप से आश्चर्यचकित रह गई। गांव की रक्षा के लिए लकड़ी की बाड़ें बेकार थी क्योंकि एक अकेला विकसित जानवर उन्हें आसानी से जमीन से उखाड़ सकता था। हालांकि सामान्य निम्न स्तरीय लाशों के लिए जिनमें कोई ताकत नहीं थी, ये लकड़ी की बाड़ एक बड़ी बाधा थी जो जीवित बचे लोगों के लिए कुछ समय खरीद सकती थी। सड़कों पर कभी कभी कुछ गंदे और फटे हुए कपड़े पहने हुए लोग गुजरते थे। जब वे सावधानी से इधर उधर देख रहे थे तो लगभग सभी के हाव भाव गहरे थे और उनकी आंखें भय से चमक रही थीं। अधिकांश लोग अपने घरों के बाहर मरे चेहरों के साथ कुछ भी नहीं देख रहे थे। कभी कभी कोई व्यक्ति भूख से अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर जाता था, जो एक स्पष्ट संकेत था कि इन सभी लोगों ने काफी समय से बहुत कम या कुछ भी नहीं खाया था। अरे, तुम उस बैग के अंदर क्या ला रहे हो? जब दूसरे उग्रवादी ने बाय जेमिन के हाथ में प्लास्टिक की थैली देखी तो वह उब गया और उसने तुरंत जोर से पूछताछ की। बाय जेमिन ने उग्रवादी की ओर देखा और डरी हुई अभिव्यक्ति दिखाने की कोशिश की जो बुरी तरह विफल रही। अंत में कोई समस्या न हो इसके लिए उसने चुपचाप बैग खोला और उसमें रखी सामग्री दिखा दी। अरे, क्या ये लड़का गूंगा है या कुछ और? दूसरा उग्रवादी बुदबुदाया और बिना किसी खास उम्मीद के सहजता से बैग के अंदर देखने लगा। हालांकि जब उसने और उसके दोस्त ने चावल और दूध के कार्टन से भरा छोटा थैला देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। पहले आतंकवादी ने चावल का छोटा थैला पकड़ा और उसे लापरवाही से अपने हाथ से तौला और चिल्लाया, अरे! ये 200 ग्राम से अधिक सफेद चावल है। दूसरा उग्रवादी भी आश्चर्यचकित नजर आया और खुद जांच करने के लिए उससे चावल का थैला छीन लिया। शिविर में आपूर्ति को 4 मालिकों में से सबसे मजबूत ये की गैंग द्वारा कसकर नियंत्रित किया गया था। आमतौर पर एक व्यक्ति जो काम नहीं करता है वह केवल कुछ चावल खा सकता है जिसे पानी में घोलकर दलिया जैसा कुछ बनाया जाता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से पानी होता है। आपूर्ति लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले बंदूकधारी उग्रवादियों को छोड़कर गांव के अंदर हर कोई धीरे धीरे भूख से मर रहा था। जाहिर तौर पर चारों मालिकों को पता नहीं था कि इतने सारे लोगों का नेतृत्व कैसे किया जाए क्योंकि उन्होंने गांव को कुछ चमक और व्यवस्था देने के लिए नौकरियां भी नहीं सौंपी थीं। यहां तक कि प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे इन 2 उग्रवादियों के लिए भी 500 ग्राम चावल छोटी संपत्ति थी। पूरे दिन पहरा देते हुए वे अधिकतम 40 ग्राम चावल कमा पाते थे। बाय जेमिन की आंखें ठंडी चमक उठीं। हालांकि उससे पहले से ही ऐसी किसी घटना की उम्मीद थी, फिर भी इस बेशर्मी भरी डकैती ने उसे परेशान कर दिया। पिछले आधे महीने से किसी ने भी उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उससे चोरी करने की कोशिश तो दूर, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका धैर्य जवाब दे रहा था। लेकिन उसने सहन किया और कुछ नहीं कहा। उग्रवादियों ने उन तीनों को देखने से पहले एक दूसरे को देखा।
बोलने वाले पहले आतंकवादी ने गहरी आवाज में कहा, चूंकि हम उदार हैं, हम आपके सामान की जांच नहीं करेंगे और आप उस दूध के डिब्बे के साथ जा सकते हैं। दयालुता के संकेत के रूप में मैं आपको बता दूं कि शहर के पश्चिम में कुछ है मुफ्त घर अभी भी हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना दूसरे उग्रवादी ने अधीरता से अपना हाथ लहराया, जल्दी करो और यहां से चले जाओ, तुमसे बहुत गंदी गंध आ रही है। झोंगडे ने उन्हें उदासीनता से देखा, लेकिन बाई जेमिन को सूक्ष्मता से अपना सिर हिलाते हुए देखकर उसने अंततः नीचे देखा। उग्रवादियों की खिलखिलाती हंसी को सुनते हुए वे तीनों धीरे धीरे गांव में चले गए। बड़े भाई बाय, हम क्यों न उनका सिर फोड़ दें और उनकी बंदूकें अपने कब्जे में ले लें। झोंगडे ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन शाप दिया, धिक्कार है उन दो कुत्तों पर। मेरी मुट्ठियों का एक ही झटका उनके सिर को मांस के गूदे में विस्फोट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वे हमारे साथ पिल्लों की तरह व्यवहार करने की हिम्मत करते हैं। बाई जेमिन ने ठंडे स्वर में हंसते हुए गांव के दक्षिण की ओर चलते हुए उत्तर दिया, चिंता मत करो। जब हम इस पूरी जगह पर नियंत्रण कर लेंगे तो मैं ये देखूंगा कि वे उन 500 ग्राम चावल को पूरी तरह से थूक दें, भले ही मैं उन्हें खच्चरों की तरह काम कराना होगा। उनके पास जो राशन था उसे देखते हुए 500 ग्राम चावल बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता था। हालांकि किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर उन्हें लूट लिया जाए और फिर ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाई जेमिन को तो छोड़ ही दीजिए, जो धीरे धीरे सत्ता की स्थिति में रहने की आदी हो रही थी। गांव बहुत बड़ा नहीं था और पहले वहां लगभग 60 या 70 परिवार ही रहते थे। हालांकि 4 मालिकों द्वारा समय समय पर की जाने वाली आपूर्ति की खोज के कारण जीवित बचे लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी, इसलिए अस्थायी झोपड़ियां बनानी पड़ी। बाई जेमिन और बाकी लोगों ने देखा कि कैसे 8 से 14 साल के बीच के छोटे बच्चों का एक समूह हर जगह नंगे पैर दौड़ता था। वे सभी अपने खाली पेट को भरने के लिए छोटे कीड़ों या पेड़ की छाल की तलाश कर रहे थे, जिन्होंने अभी तक उत्परिवर्तित होना शुरू नहीं किया है। जैसे जैसे दुनिया बदली, इन बच्चों को भी बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और यदि वे जीवित रहना चाहते थे तो नए नियमों के अनुकूल ढलने के लिए अपनी मासूमियत को पीछे छोड़ दिया। करीब 5 मिनट चलने के बाद तीनों का समूह एक साधारण से दिखने वाले छोटे से घर के सामने रुका। दरवाजा मजबूती से बंद था, लेकिन बाहर से उन्हें अंदर से एक खुश पक्षी की तरह गाने की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी, जो बाहर के दृश्य से बिल्कुल विपरीत था। जब बाई जेमिन ने लकड़ी के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और एक कदम पीछे हट गई, तो गाना बंद हो गया और एक मधुर बचकानी आवाज आई, 1 सेकंड कृपया। एक क्षण बाद दरवाजा खुला और एक छोटी लड़की का सिर बाहर झांका, जिसने तुरंत उत्सुकता से भरी अपनी बड़ी आंखों से उनकी ओर देखा। यह है। नमस्ते, मेरा नाम लुओ निंग है, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको क्या चाहिए? अध्याय 122 3 बड़े बॉस। बाई जेमिन ने अपने सामने वाली लड़की को उसी उत्सुकता से देखा जैसा उसने उन्हें देखकर महसूस किया था। वह छोटी थी, उसका शरीर पतला और छोटा था, जिसमें परिपक्वता का कोई लक्षण नहीं था, जो कि केवल 9 वर्ष की उम्र को देखते हुए पूरी तरह से सामान्य था। उसके बाल स्याही की तरह काले थे और उसका चेहरा चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह बेहद सुंदर था। लेकिन सबसे खास बात उसकी आंखें थीं। यहाँ रास्ते में बाई जेमिन ने अन्य बच्चों को देखा था और आसपास का निरीक्षण करते समय आसानी से देखा कि वे सभी चालाक दिख रहे थे, छोटी लोमड़ियों की तरह हमला शुरू करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही हैं। हालांकि उसके सामने छोटी लड़की की आंखें किसी भी अशुद्धता से मुक्त 2 चमकते रत्नों की तरह थीं। ऐसा लग रहा था मानो जब बाहरी दुनिया नरक में बदल गई हो तब भी वह उसके दिल पर दाग लगाने में असमर्थ थी। जैसे वह कुछ क्षण पहले छोटे से घर के अंदर खुशी से गा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो अंदर और बाहर अलग अलग आयाम हो। जाहिर तौर पर उस लुओ चेंग लड़के ने अपनी छोटी बहन की देखभाल करके अच्छा काम किया। बाई जेमिन ने लड़की के स्तर पर झुकते हुए चुपचाप विश्लेषण किया। आप लुओ निंग हैं। मेरा नाम बाई जेमिन है और ये दोनों मेरे दोस्त फू जुएफेग और झोंगडे हैं। बाई जेमिन इतने लंबे समय में पहली बार मुस्कुराई, असली मुस्कुराहट, न कि नकली या जबरदस्ती। तुम्हारे बड़े भाई का नाम लुओ चेंग है ना? लुओ निंग की आंखें सावधानी के साथ चमक उठी और वह सावधानी से पूछने से पहले अनजाने में थोड़ा पीछे हट गई। ये
बड़े भाइयों, क्या आप गांव के 4 बड़े मालिकों द्वारा भेजे गए लोग हैं? मेरा बड़ा भाई कल सुबह चला गया लेकिन वह अभी भी नहीं गया है तो लौटा। लड़की की घबराहट देखकर बाई जेमिन ने दूध का डिब्बा निकाला और उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल हम तुम्हारे भाई लुओ चेंग के दोस्त हैं। हम कल यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मिले थे और हमारे बीच अच्छी दोस्ती है। ओह! लड़की ने दूध के डिब्बे को देखा और धीरे से निगल लिया। वह स्पष्ट रूप से यही चाहती थी लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। बड़े भाई, मेरा भाई कहाँ है? बाई जेमिन ने जिद नहीं की और दूध का कार्टन झोंक दे को देखभाल के लिए दे दिया और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज रात उसके पास ले जाऊंगी। अभी के लिए मुझे चारों ओर घुमाने के बारे में क्या ख्याल है? मैं ले जाना चाहूंगी यदि आप बहुत व्यस्त नहीं हैं, तो गांव को और अधिक जानने के लिए। लुओ निंग झिझक रही थी क्योंकि उसने सुना था कि उसके बड़े भाई लुओ चिंग ने उससे कहा था कि वह उसकी उपस्थिति के बिना घर से बाहर न निकले। लेकिन उसे गए हुए 1 दिन से अधिक हो गया था और उसकी कोई खबर नहीं मिली थी, इसलिए वह चिंतित थी। आखिरकार अपने बड़े भाई के बिना वह इस दुनिया में अकेले जीवित नहीं रह पाती क्योंकि वही उसकी निर्भरता का एकमात्र स्रोत था। इसके अलावा वह किसी तरह जानती थी कि सामने वाला व्यक्ति उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। यह अज्ञात था कि जब वह अभी अभी उससे मिली थी तो ऐसा कैसे संभव हुआ। ठीक है, लुओ निंग तुम्हें सैर पर ले जाएगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बाई जेमिन का हाथ पकड़ने से पहले अपनी जेब से निकाली एक छोटी सी चाबी से उसे बंद कर दिया। लड़की को उसके शरीर की गंध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह सतर्क भी नहीं दिख रही थी क्योंकि वह कुछ जगहों की ओर इशारा करते हुए बाई जेमिन का हाथ खींचते हुए चलने लगी थी। ये वह जगह है जहां गांव के लड़ाके आपूर्ति या लोगों की तलाश में जाने से पहले हर दिन इकट्ठा होते हैं। ये वह जगह है जहां बॉस लेईसू रहते हैं। बड़े भाई, किसी को मत बताना लेकिन वास्तव में बॉस लेईसू 10 से अधिक पत्नियों के साथ एक विकृत व्यक्ति है। ये गांव का चौराहा है और मालिक अक्सर आदेश देने के लिए अन्य बचे लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसका उपयोग हर रात एक सभा स्थल के रूप में भी किया जाता है जहां भोजन का एक बड़ा बर्तन बनाया जाता है और बचे लोगों को वितरित किया जाता है। बाई जेमिन लुओ निंग के साथ हाथ मिलाकर चली और लड़की ने उत्साहपूर्वक गांव के मुख्य स्थानों का परिचय दिया। उसके हंसमुख और जीवंत रवैये ने बहुत ध्यान आकर्षित किया क्योंकि अक्सर जीवित बचे लोग उसे आश्चर्य से देखते थे, जैसे कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी अराजकता में भी कोई व्यक्ति था जो इस तरह से कार्य कर सकता था। यहां तक कि बाई जेमिन भी अपने शरीर पर तनाव कम महसूस करते हुए अनजाने में आराम कर चुकी थी। लुओ निंग के कारण बाई जेमिन अनजाने में अपनी छोटी बहन मेंग क्यूई के बारे में सोचने लगी, इसलिए लड़की वास्तव में उसे पसंद करने लगी थी। पीछे से उनका पीछा करते हुए फू जुएफेग और झोंग दे गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने सामान्य रूप से ठंडे और क्रूर बाई जेमिन के चेहरे पर इतनी कोमल अभिव्यक्ति देखी थी। इस बीच गांव के सबसे आलीशान विला में अंधेरे और बोझिल माहौल के बीच एक अहम चर्चा हो रही थी। एक सोफे पर बैठकर और अपने कंधों की मालिश कर रही एक महिला के कोमल हाथों का आनंद लेते हुए लगभग 35 साल का एक मोटा आदमी अपने जख्मी चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति कर रहा था। ये व्यक्ति वास्तव में ये किगान था, जो 4 शिविर नेताओं में सबसे मजबूत होने के साथ साथ सबसे अधिक अधिकार वाला व्यक्ति भी था। दूसरे सोफे पर ये किगान के दाहिनी ओर एक अधेड़ उम्र का आदमी 2 सुंदर महिलाओं के स्तनों को छूने का आनंद ले रहा था, जो मुश्किल से अपने 30वें वर्ष में प्रवेश कर पाई थी। ये किगैन के विकृत चेहरे की तुलना में उसकी शक्ल काफी अच्छी थी, हालांकि सच्चाई ये थी कि यह आदमी वास्तव में क्रूर और परपीड़क था। यह आदमी लेईसू था और ऐसा कहा जाता था कि उसके हाथों 3 से अधिक महिलाएं पहले ही मर चुकी थीं क्योंकि वे बिस्तर पर उसके खेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। बाईं ओर एक और छोटे से सोफे पर बंदर जैसी शक्ल वाला 25 से 30 साल के बीच का एक आदमी लगातार सतर्क आंखों से इधर उधर देख रहा था। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ कोई महिला नहीं थी। यह आदमी गांव का तीसरा मालिक डूमिंग था। यान पेई के बारे में क्या? लेईसू ने लापरवाही से पूछा और दोनों महिलाओं के स्तनों को सहलाना जारी रखा। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और वह जोर से हंसने लगा। वह बेवकूफ कुछ लूटकर अपना मनोरंजन नहीं कर सकता था। हा हा हा,
डू मेंग ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। मुझे नहीं लगता कि यह बात है। ये किगेंग ने लेई सू के चुटकुलों को नजरअंदाज कर दिया और अपना सिर हिला दिया। हालांकि लेई सू थोड़ा विकृत और कुछ हद तक पागल था, वह बहादुर था और अच्छी तरह से लड़ सकता था, इसलिए ये किगेंग ने उससे यथासंभव सहन किया। मुझे बुरा लगा। ये किगांग बुदबुदाया और कमरा तुरंत शांत हो गया। यहां तक कि लेई सू ने खेलना बंद कर दिया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अतीत में ये किगांग के मन में कई बुरी भावनाएं थीं और यह इस बात का धन्यवाद था कि यांग पेई के साथ वे तीनों मुसीबत से बचने में कामयाब रहे थे। यहां तक कि जब सोल रिकॉर्ड पृथ्वी पर आया तो ये किगेंग का धन्यवाद था कि वे तीनों जीवित रहने में सक्षम थे। इसलिए जब भी कुछ होता था, लेई सू और डू मेंग जानते थे कि यह मजाक का समय नहीं है। ये किगांग ने अपना हाथ लहराया और उसके पीछे वाली महिला ने उसकी मालिश करना बंद कर दिया। वह खड़ा हुआ और गहरी आवाज में कहा, डू मेंग, अपने लोगों को तैयार करो और आसपास के इलाकों का पता लगाओ, लेकिन बहुत दूर मत जाओ। लेई सू, 20 लोगों को ले लो और उत्तर की ओर जाओ। ये संभव है कि यांग पेई समस्याओं का सामना करना पड़ा है और यदि ऐसा है तो उसे सहायता की आवश्यकता हो सकती है। डू मेंग बिना कुछ बोले खड़ा हो गया और सामने के दरवाजे से बाहर चला गया। जहां तक लेई सू का सवाल है, उसने अपने होंठ चाटे और उत्सुकता से बाहर भागा, क्योंकि हर बार जब वह बाहर जाता था तो अगर उसे कोई सुंदर महिला मिलती तो वह पहले मजा कर सकता था। अध्याय 123 चेन ही का दृढ़ संकल्प और लेई सू की मृत्यु। जब वे गांव की सड़कों से गुजर रहे थे, बाई जेमिन ने देखा कि छोटी लुओ निंग अक्सर अपनी नजरें आगे की ओर मुड़ने से पहले अक्सर पीछे मुड़कर देखती थी। पहले तो वह लड़की के व्यवहार से भ्रमित हुआ, लेकिन जल्द ही समझ गया और हल्के से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। झोंक दे, वह छोटी लड़की को दे दो। बाई जेमिन ने अपने कदम रोके और पीछे की ओर इशारा किया। झोंक दी मुस्कुराया, क्योंकि उसने भी लुओ निंग की नजर दूध के डिब्बे पर टिकी हुई देखी थी, इसलिए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे दूध दे दिया। लुओ निंग शर्मा गया, लेकिन उसने दूध का कार्टन ले लिया। उसने खूबसूरती से सिर हिलाया और धीरे से उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद। हालांकि लुओ चेंग ने अपनी पूरी क्षमता से उसकी देखभाल की थी, लेकिन दुनिया में बदलाव के साथ लुओ निंग का जीवन पहले जैसा होना असंभव था। लुओ चेंग को मिलने वाले दैनिक भुगतान से वह भूख न लगने के लिए पर्याप्त चावल खा सकती थी और कुछ सब्जियों तक भी उसकी पहुंच थी, लेकिन मांस जैसी चीजें या दूध जैसी विलासिता की चीजें ऐसी चीजें नहीं थीं जो वह, एक सामान्य उग्रवादी, प्राप्त कर सकता था। पहले स्कूल में नाश्ते या ब्रेक के समय दूध का कार्टन पीना सामान्य बात थी, लेकिन लुओ निंग आधे महीने तक एक कार्टन भी न देखने के बाद इसका स्वाद लगभग भूल गई थी। लड़की को उत्साह से शराब पीते देख वहां से गुजरने वाले लोग उसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगे। उनमें से अधिकांश भूख से मर रहे थे, इसलिए लुओ निंग की स्थिति उनकी तुलना में बहुत अच्छी थी। चूंकि यह स्थान गांव के चौराहे के बहुत करीब था, इसलिए लोगों की संख्या काफी बड़ी थी, क्योंकि हर कोई उत्सुकता से और उम्मीद से पुरुषों की भर्ती के लिए मालिकों की प्रतीक्षा कर रहा था। बंदूकों के साथ उनमें से अधिकांश लड़ने को तैयार थे और तब और भी अधिक जब इनाम भोजन था। उनमें से अधिकांश भोजन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि राशन पर्याप्त नहीं था। अचानक भीड़ उत्तेजित हो गई जब कई हथियारबंद लोग एक छोटे आदमी को आगे करते हुए दौड़ते हुए दिखाई दिए। वह बॉस डू मेंग है। लुओ निंग ने धीरे से फुसफुसाया और बाई जेमिन का हाथ पकड़कर कहा, मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि वह 4 मालिकों में से सबसे रहस्यमय है, क्योंकि वह आमतौर पर कभी नहीं बोलता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत तेज है, एक भूत की तरह प्रकट होता है और गायब हो जाता है। बाई जेमिन ने चुपचाप सिर हिलाया और जानकारी के लिए धन्यवाद में अपना छोटा सा हाथ धीरे से दबाया। जीवित बचे लोगों की भीड़ में छिपते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और डू मेंग को ध्यान से देखा। आज से सभी की सुरक्षा के लिए अगली सूचना तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। डू मेंग जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज 2 सैंडपापा के आपस में टकराने जैसी थी, जिसे सुनना बेहद असहज था। आज का भोजन अब परोसा जाएगा और सभी लोग व्यवस्थित ढंग से अपने घरों को लौट जाएंगे। बचे हुए लोग असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुबह के मुश्किल से 10 बजे थे, लेकिन उन्हें पहले ही अपने घरों को लौटना था।
हालांकि कुछ को शिकायतें थीं, लेकिन किसी ने भी उन्हें आवाज देने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। आखिरकार ऐसे उपायों को लागू करने में संभवतः गंभीर समस्याएं थीं। इसके अलावा किसी भी जीवित बचे व्यक्ति में गांव के 4 मालिकों का विरोध करने का साहस नहीं था। जिनमें साहस था उनका पहले ही सिर काट दिया गया था या टुकड़े टुकड़े कर उन्हें खाने के लिए सुअरों के सामने फेंक दिया गया था। डू मेंग ने कोई अजीब सी फुसफुसाहट न सुनकर सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। उसके पीछे लोगों का एक समूह एक विशाल बर्तन के साथ साथ कई गाड़ियां और खाना पकाने के अन्य बर्तन लेकर बाहर आया। एक आतंकवादी आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, आज का भोजन लेने के लिए लाइन में लगो। जो कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करेगा या व्यवस्थित रूप से लाइन में नहीं लगेगा, उसे लाश के सामने फेंक दिया जाएगा। बचे हुए लोग धमकी सुनकर डर से कांपने लगे और सिर झुकाकर व्यवस्थित रूप से लाइन में खड़े होने लगे। यहां तक कि लुओ निंग भी डर गई और अनजाने में बाई जेमिन की बाह से कसकर चिपक गई। जैसे ही जीवित बचे लोगों को अपना राशन मिला, जिसमें मूल रूप से पानी के साथ चावल के कुछ दाने थे और कुछ नहीं, दूर से गरजती हुई कई इंजनों की आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। 2 बसें, 2 ट्रक और 4 पिकअप ट्रक तेजी से आगे बढ़े और कुछ ही समय में बाहर निकलने की दिशा में गायब हो गए। बचे हुए लोग ये सोचकर घबरा गए कि लाशें आ रही हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से खाना शुरू कर दिया और फिर अपने घरों की ओर भागे और दरवाजों को अंदर से कसकर बंद कर लिया। बाई जेमिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और विचारमग्न दृष्टि से उस स्थान की ओर देखा जहां गाड़ियों का काफिला गायब हो गया था। कुछ सेकंड बाद उसने आदेश दिया, चलो चले। झोंक दे और फू जुएफेग ने तुरंत बाई जेमिन का अनुसरण करने से पहले सिर हिलाया। दूरी में डू मेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और लुओ निंग के हाथों में दूध के कार्टन को देखा। इससे पहले कि वह अपने बगल में बैठे एक उग्रवादी को आदेश देता, उसकी विचारशील निगाहों में एक अजीब सी चमक थी। बाई जेमिन ने आश्चर्य से भौहें उठाई लेकिन अपने कदम नहीं रोके और उस घर की ओर चलना जारी रखा जहां लुओ निंग और लुओ चेंग रहते थे। उसके होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए जिसका पता लगाना असंभव था। कैंप से 20 किलोमीटर दूर चेन हे एक इमारत की छत पर लेटा हुआ था। उनके हाथों में दूरबीन की एक जोड़ी थी जो उन्होंने एक दिन पहले उग्रवादियों से ली थी, और गंभीर भाव से दूर की ओर देख रहे थे। कई 100 मीटर दूर वाहनों का एक काफिला, जिसे बमुश्किल संशोधित किया गया था, तेजी से आ रहा था और उनके पीछे एक जंगली जानवर की तरह धूल का एक बादल उठा रहा था। ये लेई सू है, लुओ चेंग ने गंभीर स्वर में कहा। उसका शरीर चेन हे के समान स्थिति में था और उसके हाथ में दूरबीन थी। सामने वाला व्यक्ति 3 शिविर मालिकों में से एक है, लेई सू। वह यान पेई से भी अधिक मजबूत है और जब वह अपने स्टील आर्मर कौशल को सक्रिय करता है तो गोलियां उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकती हैं। लेई सू आगे चल रहे पिकअप ट्रकों में से एक में यात्री सीट पर बैठी थी। चेन हे को दूरबीन से अहंकार से भरी एक जंगली मुस्कान भी दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसे दुनिया की किसी भी चीज की चिंता नहीं है। चेन वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे याद आया जब सर्वनाश की शुरुआत में बाई जेमिन ने उससे कहा था कि उसका रवैया न केवल उसे मार डालेगा, बल्कि उसकी असुरक्षा के कारण उन लोगों को भी चोट पहुंचाएगा जिन्हें वह प्यार करता था। प्रत्येक आतंकवादी सशस्त्र था और विभिन्न वाहनों के अंदर कम से कम 20 आदमी थे। यदि वे इस रास्ते पर चलते रहे तो वे निश्चित रूप से उस होटल तक पहुंच जाएंगे जहां समूह वर्तमान में रह रहा था, और इतने सारे लोगों के साथ यह असंभव होगा कि ध्यान न दिया जाए जब तक कि उन्हें छिपने का समय न दिया जाए। स्थिति को देखते हुए उनमें इसकी कमी थी। समस्या इस तथ्य से उत्पन्न हुई थी कि उनमें से किसी ने भी मुख्य नेता ये कि गैंग के इतने चालाक होने की उम्मीद नहीं की थी, जिसने इस बिंदु तक चीजों को मुश्किल बना दिया था। चेन हे ने आह भरी और अपनी कमर से टाइप 54 पिस्तौल निकाली। तो अगर वह अपने कौशल को सक्रिय नहीं करता है तो उस व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? लुओ चेंग ने दूरबीन नीचे की और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेई सू अभी भी हमारी तरह ही एक इंसान है। तो फिर ठीक है। चेन हे ने सिर हिलाया और आगे की ओर निशाना साधा। 300 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर। चेन हे ने खुद से आह भरी और फुसफुसाया, मुझे दोष मत दो, मेरे पास इसे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
फिर आत्मविश्वास से भरपूर नजर के साथ उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। हाँ 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 हाँ, लेई सू ने खुशी से हंसते हुए वाहन के बोर्ड को थपथपाया। अपने मन में वह पहले से ही कई खूबसूरत महिलाओं के साथ मस्ती करने के दृश्य की कल्पना कर रहा था और सोच रहा था कि इस बार उसे किस तरह के खेल आजमाने चाहिए। पिकअप ट्रक चला रहे उग्रवादी की आंखों में घृणा झलक रही थी, लेकिन उसने इसे खुलकर दिखाने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। टकराना। अचानक सामने से गोली चलने की आवाज आई और गाड़ी का अगला शीशा टूट गया। लेकिन गाड़ी चलाने वाला उग्रवादी उस गर्म तरल पदार्थ को लेकर अधिक चिंतित था जो अचानक उसके दाहिने गाल पर गिर गया था। उग्रवादी ने एक पल में अपनी आंखों के कोने से बाहर देखा और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया। लेई सू, जो एक सेकंड पहले पागलों की तरह हंस रहा था, उसके माथे के ठीक बीच में एक गोली लगी थी। उसके चेहरे से खून अनियंत्रित रूप से बह रहा था और उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई थी, जबकि उसकी बेजान आंखें मौत के सामने भी अविश्वास से भरी हुई खुली हुई थीं। अध्याय 124 टकराव। शिट। काफिले के रास्ते में सबसे आगे चल रहे पिकअप ट्रक का ड्राइवर घबरा गया और जोर से ब्रेक लगा दिया। पिकअप ट्रक के पहिए तुरंत रुक गए, लेकिन गति शेष रहने के कारण वाहन आगे बढ़ता रहा। जैसे ही ब्रेकिंग की आवाज क्लियरिंग से गुजरी, पिछला हिस्सा हिल गया। पीछे के वाहनों ने भी गोलियों की आवाज सुनी और आगे चल रहे वाहन को अचानक रुकते देख ड्राइवरों ने भी जोर से ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगाने की आवाज हर जगह गूंज उठी और कुछ वाहन, जिनकी सामने वाले वाहन से ज्यादा दूरी नहीं थी, एक दूसरे से टकराते रहे। वह सड़क जो कई दिन पहले खामोश थी जब इंसान लाशों से छिप रहे थे, अचानक किसी फिल्म के दृश्य की तरह शोर और अराजक हो गई थी। मर गया। बॉस लेई सू मर गया। पहले पिकअप ट्रक में सवार उग्रवादी घबराकर बाहर निकला और वाहन के पीछे बैठकर डर के मारे इधर उधर देखते हुए चिल्लाने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर उग्रवादी डर गए, लेकिन इस दल के मुख्य नेता की मौत की खबर सुनकर वे सभी घबरा गए। एक निशानची, जल्दी से कवर ले लो। धिक्कार है। यहां तक कि बॉस लेई सू को भी मार दिया गया, हम कैसे जीवित रहेंगे? अपनी बंदूकें पकड़कर उग्रवादी चिल्लाने लगे जब वे सामने की इमारतों पर गोलीबारी कर रहे थे। हालांकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि स्नाइपर कहां था। उन्होंने मोटे तौर पर सुना था कि गोली कहां से आई थी। 20 से अधिक लोगों की गोलीबारी के साथ गोलियां धातु के सुनहरे तूफान की तरह लग रही थीं और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थीं। कुछ घरों या इमारतों की खिड़कियां टुकड़े टुकड़े हो गईं, दीवारें छोटे छोटे छिद्रों से भर गईं, कुछ वाहन छलनी में बदल गए, आदि। टाइप 89 सबमशीन गन, टाइप 81 राइफल, टाइप 54 पिस्तौल, आदि। अज्ञात के डर को दूर करने के लिए सभी प्रकार की बंदूकें अनियंत्रित रूप से चलाई गईं, गोला बारूद को लापरवाही से बर्बाद किया गया। 100 मीटर से कुछ अधिक दूर एक इमारत के शीर्ष से चेन हे और लुओ चेंग ने आश्चर्य से विकास को देखते हुए छिपने की कोशिश की। क्या हुआ? चेन, उन्होंने जोर से पूछा। पहली मार के कारण उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी नसों में प्रवाहित एड्रेनालाइन ने उसे सतर्क रखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक गोली दुश्मन समूह को इतनी आसानी से ढहाने के लिए पर्याप्त होगी, जिसमें सभी प्रकार की आग्नेयास्त्रों और होटल में जीवित बचे लोगों के पूरे समूह को खत्म करने के लिए पर्याप्त गोला बारूद से लैस 20 से अधिक लोग शामिल थे। चेन हे के पास कुल 15 राउंड गोला बारूद के साथ केवल 2 प्रकार की 54 पिस्तौलें थीं, जिनमें से एक का इस्तेमाल पहले ही लेई सू को मारने के लिए किया जा चुका था। वह मौत से लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर यह जरूरी नहीं था। हालांकि उन सभी के पास बंदूकें हैं, लेकिन वे सैन्य प्रशिक्षण वाले सैनिक नहीं हैं। लुओ चेंग ने कड़वी मुस्कान के साथ इशारा किया। गोलियों की वजह से उन्हें भी अपनी आवाज उठानी पड़ी। अतीत में उनमें से प्रत्येक किसान, व्यापारी, पत्रकार और न जाने क्या क्या था। लेकिन जब सर्वनाश हुआ तो केवल बंदूक होने से ही वे सुरक्षित महसूस कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। चारों आकाओं ने 50 से अधिक लोगों को भर्ती किया था और गांव के पास पुलिस स्टेशन पर छापा मारने के बाद उन्हें हथियारों से लैस किया था। ये आतंकवादी जोबी से लड़ सकते थे क्योंकि वे धीमे थे और बंदूकों के साथ उन्हें संक्रमित होने के जोखिम में उनके करीब जाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अन्य मनुष्यों का सामना करते समय यह अलग था।
खासतौर पर तब जब दुश्मन किसी एक बॉस को इतनी आसानी से मारने में सक्षम हो। अपने स्नाइपर कौशल के साथ चेन ही की निशानेबाजी इतनी डरावनी थी कि वह पिस्तौल से 200 मीटर दूर से भी एक ज़ोंबी के सिर में वार करने के लिए आश्वस्त था। हालांकि उपयुक्त हथियार की कमी के कारण वह सर्वनाश के पहले 2 हफ्तों में अपनी ताकत का ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पाया था। हालांकि जैसे जैसे उसके हथियार में सुधार हुआ, वह स्वाभाविक रूप से और अधिक शक्तिशाली हो गया। दुश्मन आग। अचानक उग्रवादी दहाड़ने लगे और एक ही दिशा में गोलीबारी शुरू कर दी। जब चेन हे ने घटनास्थल की ओर देखा तो उसे डर के मारे एहसास हुआ कि शांगरुआन बिन जू रास्ते में विभिन्न बाधाओं से छिपते हुए गोलियों से बचते हुए अनियमित पैटर्न में भाग रहा था। तुरंत मर जाओ तुम राक्षस। एक उग्रवादी की आंखें खून से लथपथ हो गईं क्योंकि उसने लगातार गोलीबारी की। अज्ञात भय और शत्रु की भूतिया गति देखकर वह पागल हो रहा था। झपट्टा मारना। शांगरुआन बिन जू ने अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलकर अपना हाथ लहराया। उसके नियंत्रण में एक बर्फ की कील हवा में उड़ी और आतंकवादी के सीने में जा लगी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई और घाव मजबूती से जम गया। हालांकि वह तेज थी और आतंकवादी मुश्किल से ही ठीक से निशाना लगा सके क्योंकि वह लगातार आगे बढ़ रही थी। यह अवश्यंभावी था कि 1 या 2 गोलियां उसे लगेंगी। हालांकि जब वे गोलियां उस पर लगी तो उन्हें उसके कॉम्बैट ड्रेस रेयर ग्रेड खजाने द्वारा रोक दिया गया। ये ठीक इसी खजाने के कारण था कि उसने गोलियों की बौछार करने का साहस किया। अन्यथा वह भी इतनी पागल नहीं होती कि कुछ ऐसा कर बैठती जिससे निश्चित ही उसकी जान चली जाती। चेन हे ने अपने दांत पीस लिए और टाइप 54 पिस्तौल उठाए, एक आतंकवादी पर निशाना साधा जो अपना विवेक खो चुका था। एक अतिरिक्त धमाके ध्वनि के साथ उग्रवादियों का दिमाग उड़ गया और जमीन पर खूनी गंदगी फैल गई। इसके तुरंत बाद जैसे ही वह पकड़ा गया, उसकी ओर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिससे वह एक निष्क्रिय स्थिति में आ गया जहां उसने लापरवाही से अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह भी तेज था और उसका निशाना भी भयानक था। सिर में गोली लगने से उसका भी वही हाल हो जाता जो पहले लेइसू का हुआ था। लक्ष्य स्पष्ट होने के बाद आतंकवादी थोड़ा शांत होने लगे और उनमें से एक ने अस्थायी बढ़त ले ली क्योंकि गोलियों का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाने लगा। लगातार गोलीबारी के बजाय हर कुछ सेकंड में लगातार गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि गोला बारूद की बचत स्पष्ट थी, परिणामस्वरूप दुश्मन पर दबाव भी कम हो जाएगा। इसके अलावा फिर भी गोला बारूद जल्द ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार हालांकि लेइसू उन मालिकों में से एक था, लेकिन वह अपने साथ बहुत अधिक नहीं ला सका और उनके पास कुल मिलाकर लगभग 2000 गोला बारूद थे, जिनमें से 500 से अधिक युद्ध शुरू होने पर बर्बाद हो गए थे। शांगरुआन बिन जू ने इमारतों और कारों के बीच चकमा देना जारी रखा, लगातार अपने आइस मेकर कौशल से बनाए गए हथियारों को दुश्मन पर फेंकती रही। 5 मिनट के बाद वह 10 उग्रवादियों की जान ले चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा भावशून्य बना रहा क्योंकि उसने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया था। चेन ही 2 अन्य उग्रवादियों को मार गिराने में कामयाब रही थी, लेकिन गलती से उसकी बाह में गोली लग गई। शांगरुआन बिन जू को एक अजेय हत्या मशीन की तरह बढ़ते हुए देखकर खड़े 5 उग्रवादियों को पता था कि वे उसे नहीं रोक सकते, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और घुटनों के बल बैठ गए। हमने आत्मसमर्पण किया। हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मुझे मत मारो। हम जीवित रहने के लिए केवल आदेशों का पालन कर रहे थे। उनमें से कोई भी मरना नहीं चाहता था। ये हर जीवित प्राणी के डीएनए आनुवंशिकी में था। इसलिए शांगरुआन बिन जू को गोलियों से प्रतिरक्षित होते हुए, भयानक कौशल का उपयोग करते हुए और उसकी भयावह गति को देखकर शेष आतंकवादी जाग गए और बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मसमर्पण कर दिया। अध्याय 125 नरसंहार भाग 1। शांगरुआन बिन जू ने भी नरसंहार जारी नहीं रखा और 5 निहत्थे आतंकवादियों को आसानी से मार गिराया। इसके तुरंत बाद कांग लैन और कई जिंगी घटनास्थल पर दिखाई दिए। एकमात्र उपचारक के रूप में कांग लैन ने एक बार चेन हे के घायल हाथ पर अपने कौशल का उपयोग किया। दूसरी बार बाई जेमिन या किसी और को मदद की जरूरत पड़ने पर उसने इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। इस संबंध में किसी ने कुछ नहीं कहा और चेन हे ने विनम्र मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद दिया, जिसका उसने शांति से सिर हिलाकर जवाब दिया। जहां तक कई जिंगी की बात है,
वो शांगुआन बिंगजू और लुओ चेन के साथ उन 5 उग्रवादियों से सवाल पूछ रही थी, जिन्हें कसकर तारों से बांधा गया था। आखिरकार काफिले की उपस्थिति बहुत अचानक थी और सभी ने मान लिया कि बाई जेमिन को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। दुर्भाग्य से एकमात्र व्यक्ति जो इसके बारे में कुछ जानता था वह ली सू था, लेकिन लड़ाई पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही चिन्हे द्वारा उसका सिर उड़ा दिया गया था। सौभाग्य से जब शांगुआन बिंगजू गांव में आक्रमण करने और इस तथ्य का लाभ उठाने का सुझाव देने वाला था कि दुश्मन सेना कमजोर हो गई थी, फू जुएफेग किसी के ध्यान में आने से पहले ही सबके सामने एक भूत की तरह प्रकट हो गया। बड़े भाई बाई को भी नहीं पता कि अचानक इतनी बड़ी हरकत क्यों हुई। फू जुएफेग ने शांगुआन बिंगजू की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहने से पहले अपना सिर हिलाया, हालांकि उन्होंने मुझे ये कहने के लिए भेजा था कि आज रात गांव उनके द्वारा जीत लिया जाएगा। क्या उसे हमसे कुछ भी करने की जरूरत है? चेन हे ने दर्द की हल्की सी उदासी के साथ पूछा। हालांकि घाव से खून बहना बंद हो गया था, फिर भी घाव बना हुआ था और दर्द बना हुआ था। ये पहली बार था जब उसे गोली मारी गई थी या उसने खुद को अन्य मनुष्यों के साथ गोलीबारी में पाया था, इसलिए उसके दिल में अभी भी डर बना हुआ था। फू जुएफेग ने उसकी ओर देखा और मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई बाई ने कहा था कि तुम्हें बस गांव से बाहर निकलने का रास्ता बंद करना होगा। वह कचरा साफ करने का ध्यान रखेगा। कई जिंगी ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, अपनी ताकत के साथ वह आसानी से पूरे गांव की देखभाल कर सकता है, भले ही वह 30 हथियारबंद लोग हों। कांग लैन ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, हालांकि एक निहत्थे इंसान के खिलाफ 30 मशीनगनों और अन्य बंदूकों को देखते हुए आपका बयान काफी साहसिक है। मुझे आपके द्वारा कही गई बातों का खंडन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। शांगुआन बिंगजू ने दोनों लड़कियों की ओर देखा और अपना सिर हिलाया, चलो किसी भी स्थिति में तैयारी करें। बकबक बंद हो गई और सभी लोग तैयारी करने लगे कि कहीं बाई जेमिन को मदद की जरूरत न पड़े। फू जुएफेग अपने स्टील्थ कौशल का उपयोग करके आसानी से किसी के ध्यान में आए बिना गांव लौट सकता था, लेकिन बाई जेमिन ने उसे बताया था कि यह आवश्यक नहीं था, इसलिए उसने यहीं रुकने और मदद करने का फैसला किया। 4 बिग बॉस कैंप में वापस बाई जेमिन उस घर की देखरेख कर रही थी जहां लुओ निंग और लुओ चेंग रह रहे थे। यह एक सामान्य घर था, इसमें 2 कमरे थे, एक लिविंग रूम था जो डाइनिंग रूम, किचन और बाथरूम के रूप में भी काम करता था। हालांकि इसमें बहुत अधिक विलासिता नहीं थी और टीवी चैनल बंद थे, सब कुछ ठीक से साफ सुथरा था और फर्नीचर पर धूल का एक कण भी ढूंढना मुश्किल था। लुओ निंग, क्या आप अकेले ही इस जगह को साफ रखते हैं? लकड़ी की मेज पर फलालेन का कपड़ा पोंछते समय बाई जेमिन ने उसकी ओर देखा और प्रशंसा के संकेत से उसकी आंखों में चमक आने से खुद को नहीं रोक सकी। मम, लड़की ने खुशी से सिर हिलाया और एक नर्सरी कविता गुनगुनाते हुए जवाब दिया, बड़ा भाई लाशों को मारने में बहुत व्यस्त है, इसलिए मैं जो भी कर सकती हूँ बनाती हूँ और घर भी साफ करती हूँ। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है और बाहर जाना खतरनाक है, इसलिए कम से कम मैं मनोरंजन तो कर सकती हूँ, मुझे ये पसंद है। यह आपकी उम्र की लड़की के लिए काफी सराहनीय है। बाई जेमिन खड़ी हो गई और लड़की की मदद करने लगी क्योंकि वे सामान्य मामलों पर बातचीत कर रहे थे। अचानक उसे इस बात का पछतावा हुआ कि वह अपने साथ और चीजें नहीं लाया था, या आज जब वह अपनी तलवार लाया तो उसने फू जुएफेग से कुछ केक लाने के लिए कहा। जैसे ही रात हुई, लुओ निंग ने रात का खाना तैयार किया। हालांकि यह वास्तव में सरल था। उसने बाई जेमिन के कटोरे में आधे सॉसेज के साथ सफेद चावल को देखा और अपना सिर नीचे करके धीरे से फुसफुसाया, बड़े भाई, मुझे बहुत खेद है। वर्तमान में हमारे परिवार के पास केवल यही है। दरअसल कुछ मांस के साथ भोजन बहुत शानदार था और लुओ निंग ने जो सॉसेज पकाया था वह दुर्लभ था, जिसे लुओ चेंग ने केवल इसलिए प्राप्त किया था क्योंकि उसने अतीत में प्रावधानों के साथ एक भंडारण तहखाने की खोज की थी और 4 मालिकों ने उसे उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया था। वह सॉसेज सबसे अच्छा था जिसे वह वर्तमान में बना सकती थी और आमतौर पर वह केवल कुछ रोटी के साथ चावल खाती थी। बाई जेमिन ने मेज पर रखे भोजन को देखा और उसकी आंखों में एक जटिल चमक थी। पिछले 2 हफ्तों से उसने राजा की तरह खाना खाया था, मांस, मछली, सब्जियां, फलियां। मूलतः उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था।
हालांकि जब उसने अपने सामने कटोरा देखा तब उसे वास्तव में एहसास हुआ कि वह कितना भाग्यशाली था। चिंता मत करो छोटी बच्ची। वह धीरे से मुस्कुराया और जैसे ही उसने सफेद चावल अपने मुंह में डाला, उसने जवाब दिया, मेरे परिवार के पास पहले ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अकेले चावल या नूडल्स खाना कभी कभार होता था। वह झूठ नहीं बोल रहा था। वह वास्तव में भोजन के मामले में नखरेबाज नहीं था। बात बस इतनी थी कि कभी कभी किसी को वर्तमान में एक छोटी सी याद दिलाने की जरूरत होती है ताकि अतीत को न भूले। उसे बिना किसी अप्रसन्नता या असुविधा के खाते हुए देखकर लड़की ने खुशी से खाना शुरू करने से पहले आह भरी और खुशी से खिलखिलाने लगी। वर्तमान बाई जेमिन पहले ही स्नान कर चुकी थी और लुओ निंग ने उसे लुओ चेंग के कुछ कपड़े दिए थे, इसलिए उसे असहज महसूस नहीं हुआ। ऐसे माहौल में दोनों ने बीच बीच में कुछ शब्द कहते हुए खाना खाया। जहां तक झोंक डे का सवाल है, उनके पास फिलहाल एक और मिशन था, इसलिए वह मौजूद नहीं थे। दुर्भाग्य से सभी अच्छी चीजों का अंत हो गया। इस नई सर्वनाशकारी दुनिया में तो और भी अधिक। रक्त इच्छा 1.2% 50%। बाई जेमिन ने धीरे से अपनी चॉपस्टिक नीचे की और खिड़की से बाहर देखा। हालांकि उसने केवल अंधकार देखा। बिल्कुल सही समय पर। मुझे वास्तव में कुछ निराशा दूर करने की जरूरत है। वह मन ही मन बुदबुदाया। लुओ निंग ने उसकी ओर देखा और असमंजस में अपना सिर झुका लिया। क्या तुमने कुछ कहा? वह खड़ा हुआ और लड़की की भ्रमित आंखों के नीचे फुसफुसाया, अभी सो जाओ छोटी लुओ निंग। जब तुम उठोगी तो मैं तुम्हें उतना खाने दूंगा जितना तुम चाहो, जब तक तुम एक प्रसन्न मुस्कान के साथ बिस्तर पर नहीं जाती। इससे पहले कि छोटी लड़की प्रतिक्रिया दे पाती, बाई जेमिन ने उसकी गर्दन पर एक खास बिंदु दबाया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ सेकंड बाद बेहोश हो गई। उनका विशेष बल सैनिक कौशल वास्तव में अविश्वसनीय था, क्योंकि इसमें विभिन्न मार्शल आर्ट और मानव शरीर के बारे में बहुत सारा ज्ञान था। इसलिए किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से चोट पहुंचाए बिना उसे सुलाना उसके लिए आसान था। 2 सेकंड भी नहीं बीते कि 1 दर्जन मशीनगनों से बाहर से अंदर की ओर गोलीबारी शुरू हो गई। लकड़ी का दरवाजा टूट गया, खिड़कियां नष्ट हो गईं और घर के अंदर सब कुछ गोलियों से छलनी हो गया। 4 आतंकवादी हाथों में हथगोले लिए हुए खिड़कियों पर दिखाई दिए। सेफ्टी कैच हटाकर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अंदर फेंक दिया। टकराना, 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 टकराना। आधी रात में हथगोले गड़गड़ाहट की तरह फट गए और कई स्टील बीमों का समर्थन खोने के बाद छोटा घर पूरी तरह से ढह गया। जैसे ही उग्रवादियों ने विनाश को देखकर गोलीबारी बंद कर दी, धूल के बादल और मलबे के ढेर के भीतर से एक छाया बवंडर की तरह बाहर निकली। अध्याय 126 नरसंहार भाग 2 अंतिम। एक आतंकवादी ने संकेत दिया और गोलीबारी तुरंत रुक गई। रात के आकाश में उठते धूल के घने बादल से ढके हुए मलबे में तब्दील घर को देखकर उसने उपहास किया। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बॉस डूमिंग ने हमें उस लड़की और उस लड़के को मारने का आदेश क्यों दिया। ये वास्तव में गोला बारूद और हथगोले की बर्बादी है। स्थानीय पुलिस स्टेशन पर छापा मारने के बाद चारों मालिकों ने जो गोला बारूद प्राप्त किया था, वह कुछ हथगोले के साथ लगभग 20,000 राउंड था। हालांकि ज़ोंबी के खिलाफ लगातार टकराव और संसाधनों की तलाश में लगातार छापे के बाद शस्त्रागार बहुत कम हो गया था और अब केवल 10,000 राउंड से अधिक गोला बारूद बचा था। आखिरकार, जबकि यह सच था कि ज़ोंबी धीमे थे और सिर में गोली मारने का मतलब मौत था, आतंकवादी सैन्य प्रशिक्षण वाले सैनिक नहीं थे, वे लड़ने के लिए बस एक यादृच्छिक माफिया सभा थे। ये बिल्कुल और बिल्कुल असंभव था कि उग्रवादी, जिनमें से अधिकांश ने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी, हर गोली चला सकें। वास्तव में 99% बार गोलियां अपने लक्ष्य से चूक गईं या ज़ोंबी के शरीर के अन्य भागों में लगीं और केवल 1% बार गोली मस्तिष्क में सटीक रूप से लगी। इसलिए गोला बारूद की बर्बादी अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। यही कारण था कि उग्रवादियों को समझ नहीं आया कि डूमिंग ने एक छोटी लड़की के घर पर 1 दर्जन से अधिक बंदूकधारी और यहां तक कि हथगोले क्यों भेजे थे। टकराना। अचानक धूल फट गई और हर जगह मलबा उड़ गया। उग्रवादी घबरा गए और उन्होंने तेजी से फिर से अपनी बंदूकें उठा ली, लेकिन उन्होंने देखा कि तारे रहित रात के बीच में प्रकाश की एक तेज चमक चमक रही थी।
जिस उग्रवादी ने पहले बात की थी, उसने महसूस किया कि उसकी दुनिया घूम रही है और वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसका शरीर बिना सिर के खड़ा था और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। उसका सिर जमीन पर छूने से पहले ही उसका जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका था। लाश के ठीक पीछे बाई जेमिन अपने दाहिने हाथ में अपनी बेदाग जुआन तलवार पकड़े हुए थी। उनके आलिंगन में और उनकी बाईं बांह पर आराम करते हुए छोटी लुओ निंग, जो केवल 9 साल की थी, एक नन्ही परी की तरह गहरी नींद में सो रही थी। पहले की गोलीबारी, 4 ग्रेनेड के विस्फोट और घर के ढहने के बाद भी बाई जेमिन और लुओ निंग दोनों सुरक्षित थे और धूल का एक कण भी उनके शरीर को नहीं छू पाया था। एक छोटी लड़की को निशाना बनाने के लिए तुम्हें कितना बदमाश होना पड़ेगा। आधी रात में उसकी ठंडी आवाज सुनाई देती थी और उग्रवादियों के दृष्टिकोण से उसकी उदासीन आंखें राक्षस जैसी थीं। पवित्र शयाफ फायर। एक उग्रवादी डर के मारे दहाड़ने लगा और सभी लोग तेजी से गोलीबारी करने लगे। टाइप 79 सबमशीन बंदूकों के थूथन 2 युवाओं की दिशा में लगातार एक के बाद एक गोलियां उगल रहे थे। किसी भी उग्रवादी को उस छोटी लड़की या यहां तक कि उस युवक की भी चिंता नहीं थी जो उनमें से किसी का बेटा बनने लायक बूढ़ा था। इतने पहले हुए हमले से बचने के लिए ये स्पष्ट था कि वह युवक सामान्य नहीं था। इसके अलावा एक अनुस्मारक के रूप में खून से लथपथ आतंकवादी का सिर और शरीर उन्हें एक संभावित भाग्य की याद दिलाता है जिसे उनमें से कोई भी अनुभव नहीं करना चाहता था। झपट्टा मारना। टूटी हुई कांस्य घंटी बाई जेमिन की जेब से उड़ गई और उसके सिर के ऊपर मंडराने लगी। इससे पहले कि गोलियां उस तक पहुंच पाती, एक पतली पीली झिल्ली ने उसे घेर लिया और परिणामस्वरूप छोटे लुओ निंग को भी। टकराना, 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 टकराना। गोलियां जादू के पतले बैरियर से टकराईं और हर जगह चिंगारियां उड़ गईं। हालांकि आतंकवादियों के आतंक के कारण सभी गोलियों को आसानी से खदेड़ दिया गया और बैरियर को कोई झटका भी नहीं लगा। दरअसल इतनी करीब से 4 ग्रेनेड से जोरदार तरीके से हिलने के बाद बैरियर कमजोर हो गया था। हालांकि इसमें अभी भी बिना किसी समस्या के सामान्य गोलियों को झेलने की पर्याप्त शक्ति थी। धिक्कार राक्षस, उसे मार डालो। एक अन्य उग्रवादी दहाड़ने और चिल्लाने लगा और उसने खून भरी आंखों से गोलियां चलाईं। जब उसकी मैगजीन खत्म हो गई तो वह डरते हुए कांपते हाथों से अपने कपड़ों में दूसरी मैगजीन ढूंढने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह पत्रिकाएं बदल पाता, बाई जेमिन उसके सामने आई और क्षैतिज रूप से कट गई। आतंकवादी का शरीर कमर से कट गया और उसके अंग गर्म खून की धाराओं के साथ हर जगह उड़ गए। क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं था, आतंकवादी को सबसे भयानक दर्द महसूस हुआ जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस किया या कल्पना की थी। आग, दर्द हो रहा है, मुझे मार डालो, कृपया मुझे मार डालो। वह चीखों के बीच गिड़गिड़ाता रहा जिससे उसके साथी भयभीत हो गए। बाई जेमिन ने उसकी उपेक्षा की और उसे अंतिम क्षण तक कष्ट सहने दिया। उसके पैर की मांसपेशियां सूज गईं और एक जोरदार धमाके के साथ उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वह अपनी स्थिति से गायब हो गया और बिना किसी दया के क्षैतिज रूप से वार करते हुए दूसरे आतंकवादी के सामने आ गया। पहले की ही तरह उग्रवादी ने एक चीख निकाली जो उसकी आत्मा की गहराई से आती हुई प्रतीत हुई जब वह 2 हिस्सों में कटा हुआ जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस, भाग जाओ। कृपया मुझे मत मारो। हम जीवित रहने के लिए केवल आदेशों का पालन कर रहे थे। आग। बाई जेमिन ने ठंडी निगाहों से गोलियों की बारिश को चुनौती दी और एक राक्षस की तरह एक एक करके अपने दुश्मनों की जान ले ली। उग्रवादियों ने कितनी ही बार प्रार्थना की, उनमें से किसी को भी उनकी दया का एक कण भी प्राप्त नहीं हुआ और वे 2 टुकड़ों में कट गए। दया, करुणा, क्या वह सचमुच राक्षस था? बाई जेमिन को यह स्पष्ट था कि पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड के आगमन के साथ सर्वनाश शुरू होने के बाद से उसने कई क्रूर काम किए थे। हालांकि उसकी भी सीमाएं थीं। उसने किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती नहीं की, अपनी कुंठाओं या डर को दूर करने के लिए उसने किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया, न ही उसने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि उसके सामने आतंकवादी इतने क्रूर थे कि यह जानते हुए भी कि वे मारने जा रहे थे, 9 साल की एक छोटी सी लड़की को देखने में भी उन्हें कोई झिझक नहीं हुई।
वे ये भी नहीं जानते थे कि उसने कुछ बुरा किया है या नहीं, लेकिन जैसे ही उन्हें आदेश मिला और अधिक आराम से रहने के लिए, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बंदूकें उठाईं और एक असहाय लड़की के घर में हथगोले फेंके। वास्तव में राक्षस कौन था? बाय जैमिन का मानना था कि कम से कम इस मामले में वह बुरा आदमी नहीं था। कुछ सेकंड बाद गोलियों की आवाज और करुण पुकार की आवाजें पूरी तरह से बंद हो गईं। अब ढह चुके छोटे से घर के आसपास 100 मीटर की जमीन खूनी गंदगी बन गई थी। कमर से नीचे कटी हुई 12 क्षत विक्षत लाशें अस्त व्यस्त पड़ी थीं, क्योंकि वे अपने अभी भी गर्म खून से नहा रही थीं। रक्त इच्छा 12% 50%। बाय जेमिन लाशों से घिरी खड़ी थी। भले ही उसने बाएं या दाएं देखा हो, उसकी गहरी आंखों ने रक्त के तालाबों में पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रतिबिंब के साथ साथ गहरा लाल रंग देखा। उसकी तलवार, उसके कपड़े, उसका शरीर या लुओनिंग का उनके आसपास की स्थिति के विपरीत सब कुछ सही स्थिति में था। चलो इसे खत्म करें और फिर सो जाएं। बाय जेमिन ने गांव के केंद्र की ओर देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। स्थिर कदमों से उसकी अकेली पीठ जल्द ही आसपास के पेड़ों में गायब हो गई। उसके पीछे 12 बेजान लोग और आसपास का विनाश ही इस बात का एकमात्र प्रमाण था कि यहाँ क्या हुआ था। अध्याय 127 येकिगांग। विला के अंदर जहां येकिगेंग रहता था, वह और डू मेन खिड़की के सामने एक साथ खड़े थे, जैसे कि वे घने काले बादलों से घिरे आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा की सराहना कर रहे हों। येकिगांग ने भौहें चढ़ा ली और गहरी आवाज में पूछा कि केवल तभी जब वह किसी बात को लेकर चिंतित था जिसका उसने उपयोग किया था, क्या आपने जो कहा उसके बारे में आप निश्चित हैं? आज दोपहर में और विशिष्ट चौकियों की रक्षा के लिए लगभग 20 लोगों को सौंपने के बाद, जो हवेली की दिशा में गांव के केंद्रीय क्षेत्र की रक्षा की सुविधा प्रदान करेंगे, डूमेंगे स्थान पर पहुंचे और येकिगेन को बताया कि उन्हें स्रोत मिल गया होगा उसकी चिंता का। डूमेंग एक शांत व्यक्ति थे और जब आवश्यक हो तब के अलावा शायद ही कभी कुछ कहते थे। इसलिए येकिगेन को विश्वास नहीं हुआ कि वह मजाक कर रहा था या बिना किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य या भरोसा करने लायक बातें कह रहा था। मुझे यकीन है। डूमेंग ने सिर हिलाया। उसकी कर्कश लेकिन साथ ही तीखी आवाज सुनने में बेहद अजीब और अप्रिय थी। उस छोटी सी बच्ची के हाथ में दूध का कार्टन था। 9 साल की बच्ची दूध जैसी मूल्यवान चीज कहां से लाएगी? सचमुच यह अजीब है। येकिगांग ने सिर हिलाया। इन दिनों दूध एक विलासिता थी और यहां तक कि वह खुद भी इसे अपनी इच्छा से हर दिन नहीं पी सकते थे। 9 साल की लड़की तो छोड़ ही दें, जो अपना ख्याल भी नहीं रख पाती थी। डूमेंग ने आगे कहा, कुछ लोगों से पूछने के बाद मुझे पता चला कि यह लड़की वास्तव में हमारे हथियारबंद लोगों में से एक लुओचेन की छोटी बहन है। अगर उसने दूध चुराया था तो लड़की की मौत एक सजा के रूप में होगी। एक चेतावनी। लेकिन अगर दूध उन 2 अज्ञात युवकों द्वारा बाहर से लाया गया था तो उन्हें कुछ ही समय में मर जाना चाहिए। येकिगांग सराहना में सिर हिलाने से पहले चुप था। डूमेन के शब्द क्रूर थे, लेकिन उनमें से कोई भी शुरू से ही अच्छा आदमी नहीं था। सोल रिकॉर्ड के आने से पहले ही वे पहले ही कई अपराध कर चुके थे और कुछ लोगों की हत्या भी कर चुके थे। दूर से गोलियों और धमाकों की आवाज जल्द ही यहां तक पहुंच गई और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ सेकंड बाद आवाजें बंद हो गईं और सब फिर से शांत हो गया। उन्हें मर जाना चाहिए, डूमेंग ने निष्कर्ष निकाला। हालांकि येकिगेंग ने अपना सिर हिलाया और भौहें चढ़ाईं। डूमेंग, आपने हथियारों और गोला बारूद के शस्त्रागार की रखवाली करने वाले किसी को छोड़ दिया। केवल 2 आदमी ही बाकी लोगों के साथ लेई सू और यांग पेई के साथ बचे हैं। इसके अलावा बाकी लोग भी हैं। भाड़ में जाओ। डूमेन को अचानक कुछ एहसास हुआ और पूरी गति से बाहर निकलने से पहले उसने शाप दिया। येकिगेंग ने गहरी सांस ली और जल्द ही दूर से गोलियों की आवाज सुनी, जो करीब और करीब आ रही थी। उसकी आंखें ठंडी चमक उठीं और वह घूम गया, जानलेवा इरादे की आभा छोड़ते हुए बाहर निकलने की ओर चल पड़ा। पीछे पहुंचकर वह कबाड़कारों के ढेर के पास पहुंचा और अपने धातु नियंत्रण कौशल को सक्रिय करते हुए उन्हें छुआ। जल्द ही कारों की धातु अजीब तरह से हिलने लगी और मानो उसमें जीवन हो, उसने उसे पूरी तरह से घेरना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में येकिगेंग 3 मीटर से अधिक लंबे स्टील के विशाल विशालकाय में बदल गया था।
बिना एक भी शब्द कहे वह भारी कदमों से विला के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। गांव से गुजरते समय बाई जेमिन को किसी भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। बचे हुए लोग डर से कांप रहे थे और उन्होंने अपने सिर पकड़कर या एक दूसरे को गले लगाते हुए खुद को अपने घरों में बंद कर लिया था। गोलियों की आवाज, दर्द की चीखें और 4 विस्फोटों के बाद किसी बड़े आकार की चीज के गिरने की आवाज ने सभी को इतना डरा दिया था कि किसी ने भी खिड़की से बाहर अपना सिर निकालने की हिम्मत नहीं की। जिस क्षण से 4 मालिक गांव में पहुंचे और नियंत्रण ले लिया, सभी जीवित बचे लोगों को पता था कि इस बिंदु पर जीवन का मूल्य बासी रोटी के टुकड़े से भी कम है और कोई भी बहुत अधिक परिणाम के बिना मार सकता है। आखिरकार बाहरी दुनिया की स्थिति को देखते हुए एक हत्यारे को सजा कौन देने वाला था? इसके विपरीत ये संभावना थी कि ऐसे हत्यारे को दंडित करने के बजाय लड़ने का साहस करने के लिए उग्रवादियों के बीच स्वीकार किया जाएगा। इसलिए किसी को चीखने की भी हिम्मत नहीं हुई और वे चुप रहकर भगवान से अपने भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब बाई जेमिन गांव के केंद्र में पहुंचे तो सबसे पहले जिस चीज पर उनका ध्यान गया वह एक शानदार 3 मंजिला इमारत थी जो रोशनी से घिरी हुई थी और इस जगह पर बेहद विशिष्ट थी, जहां सभी की लाइटें बंद थीं। हालांकि वे आज इतनी दूर नहीं आए थे, छोटे लुओनिंग ने उसे बताया था कि सबसे मजबूत मालिक गांव के केंद्र में सबसे आलीशान घर में रहता था। इसलिए बाई जेमिन ने आसानी से इसे अपने मुख्य और अंतिम लक्ष्य के रूप में पहचान लिया। रक्त इच्छा 14%, 50%। टकराना, 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 टकराना। उनके निष्क्रिय सेकंड ऑर्डर ब्लड विल कौशल द्वारा प्रदान की गई शक्ति वृद्धि को अतिरिक्त 2% द्वारा ट्रिगर किया गया था और बाई जेमिन के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था जब गोलियों की बारिश उनकी दिशा में निर्देशित की गई थी। बाएं से, दाएं से, सामने से और यहां तक कि पीछे से भी। अलग अलग स्थानों पर मशीनगनों या पिस्तौलों से लैस 20 उग्रवादियों ने बेरहमी से गोलीबारी की। यहां तक कि सैन्य प्रशिक्षण के बिना भी एक ही समय में 20 मशीनगनों से फायरिंग करते हुए दुश्मन के लक्ष्य को चूकना या हिट न करना बिल्कुल असंभव था, यहां तक कि एक मक्खी को भी कम से कम एक गोली ही लगेगी। हालांकि बाई जेमिन बिना किसी रुकावट के चलती रही। जब गोलियां उसके पास पहुंची तो टूटी हुई कांस्य घंटी उसकी जेब से बाहर नहीं निकली और स्वचालित सुरक्षा प्रभाव सक्रिय नहीं हुआ। हालांकि गोलियों को बीच हवा में एक अवरोध द्वारा रोक दिया गया था जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। तुम सब नरक में जाओ, बाई जेमिन बुदबुदाया और उसके बाएं हाथ में रिजेक्ट रिंग हल्की सी चमक उठी। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा। उग्रवादियों को यह नहीं पता था कि वे जो गोलियां चला रहे थे उन्हें जादुई तरीके से हवा में ही रोक दिया गया था और उन्होंने गोलीबारी जारी रखी और अधिक से अधिक गोलियां जमा कर दी। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, गोलियां जो उनकी सहयोगी थीं, अचानक घूम गईं और पहले की तुलना में धीमी गति से वापस उग्रवादियों पर चली गईं। आग, आह, मेरी सहायता करो। दर्द और निराशा की चीखों के बीच उग्रवादियों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 1 दर्जन गोलियां मारी गईं। हाथ, पैर, पेट, छाती, कंधे, सिर, हृदय आदि। कुछ गोलियां उस बंदूक वाले व्यक्ति की तलाश करते समय हवा में घूम गईं, जिसने उन्हें गोली मारी थी। विभिन्न उग्रवादियों को छिद्रों से भरी छलनी में बदल दिया और जमीन को खून, मस्तिष्क के हिस्सों और यहां तक कि खोपड़ी के टुकड़ों से ढक दिया। रक्त इच्छा 32%, 50%। गोलीबारी अभी 3 सेकंड भी नहीं चली थी और 20 उग्रवादियों को बाई जेमिन ने एक उंगली उठाए बिना ही मार डाला था। बाई जेमिन सोती हुई लुओनिंग को अपनी बाहों में लेकर आगे बढ़ती रही जब तक कि वह अचानक रुक नहीं गई जब उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे हिलने लगी और हर सेकंड भारी से भारी होने लगी। शीघ्र ही उसे कारण समझ में आ गया। क्या आप ये कीगांग हैं? इस जगह के सबसे मजबूत बॉस? बाई जेमिन ने उदासीनता से पूछा और लगभग 100 मीटर दूर 3 मीटर से अधिक लंबे धातु राक्षस को देखा। अध्याय 128 बाई जेमिन जिसे हराया नहीं जा सकता। धातु की परतों से घिरा यह विशालकाय रोबोट किसी विज्ञान रोबोट जैसा दिखता था, लेकिन इसमें कोई तकनीक नहीं थी और केवल शुद्ध ताकत थी। इसकी भुजाएं एक वयस्क आदमी के आकार की थीं और इसके पैर इतने चौड़े थे कि केवल 3 लोग ही एक साथ अपनी फैली हुई भुजाओं को इसके चारों ओर लपेट सकते थे।
इसके अलावा इसके समग्र आकार से उत्सर्जित दबाव ही अधिकांश शत्रुओं को निराशा में डुबाने के लिए पर्याप्त था। वह मैं हूं। बाय जैमिन ने मेटल रोबोट के अंदर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनी। हालांकि यह एक इंसान की आवाज थी, लेकिन इसके चारों ओर धातु की चादरें होने के कारण ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कई लोग थे और इसकी गूंज पूरे स्थान पर फैल गई। और आप कौन है? ये किगेंग ने जानलेवा इरादे से भरकर पूछा। सर्वनाश से पहले भी वह कभी नाराज नहीं हुआ था और जिन लोगों ने कोशिश की थी उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा था। लगातार आत्मशक्ति को आत्मसात करने और कौशल हासिल करने के बाद उनका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ गया था। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने वाला युवक इतना ताकतवर था कि वह लगभग 50 हथियारबंद लोगों के एक समूह को हरा सकता था और मार सकता था, और यहां तक कि 4 हथगोले के विस्फोट से भी बच सकता था। ये किगेन के पास भी ऐसी क्षमता थी। मुझे, बाय जेमिन ने आगे बढ़कर बेरुखी से उत्तर दिया, वह व्यक्ति जिसने यांग पेई नाम के एक छोटे झींगा की देखभाल की थी। वह व्यक्ति जिसने अपने साथ आए सभी लोगों को मार डाला। समूह में सबसे मजबूत लड़ाकू जिसने कुत्ते को मार डाला, उसका नाम ली सू है। उस आदमी का मालिक जो वर्तमान में उस छोटे बंदर डूमेन की देखभाल कर रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति जो तुम्हें मार डालेगा। जब ये किगेंग ने अपने सामने युवक की घोषणा सुनी तो उसका दिल भावनाओं के तूफान में हिल गया। हालांकि उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसके निष्क्रिय कौशल डेंजर सेंस के कारण उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा और उसने अनजाने में अपनी दोनों यांत्रिक भुजाओं को क्रॉस कवर के आकार में अपने सामने उठा लिया। बाय जेमिन विशाल रोबोट के सामने आई और उसने बिना जरा भी पीछे रुके अपनी दाहिनी मुट्ठी आगे की ओर घुमाई। बूम! हालांकि ये किगेंग अपने निष्क्रिय कौशल डेंजर सेंस और अपने स्वयं के युद्ध अनुभव के कारण तुरंत प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा, यहां तक कि धातु की परतों की सुरक्षा के बावजूद वह बाय जेमिन की मुट्ठी की शक्ति का सामना करने में असमर्थ था, जो उसके रक्त से 32% बढ़ गई थी। कौशल होगा। धातु का विशाल जहाज अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ता हुआ चला गया। इस प्रक्रिया में कवच के कई टुकड़े नष्ट हो गए। टकराना। मुख्य हवेली को गांव के बाकी हिस्सों से अलग करने वाली बाहरी दीवार जोर से टूट गई क्योंकि ये किगेंग ने उस पर जोरदार हमला किया। वह खांसते हुए मुंह से खून निकलने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी आंखों में अविश्वास झलकने लगा। उनके फर्स्ट ऑर्डर मेटल कंट्रोल कौशल ने उन्हें लगभग इच्छानुसार धातुओं को नियंत्रित करने की अनुमति दी, इसलिए उन्होंने अपने भौतिक शरीर के बजाय अपने कौशल से कवच को स्थानांतरित किया। इस कवच के साथ गोलियां भी उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी और उसकी कुल रक्षा बहुत ही भयानक थी। लेकिन फिर भी प्रहार से उत्पन्न बल के दुष्परिणामों का सामना उसका कवच नहीं कर सका। बाय जेमिन की ताकत तो बहुत कम थी, जो 20 वयस्क पुरुषों से भी अधिक थी। इस प्रकार की ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी कि 20 वयस्क व्यक्ति अलग अलग ताकतों के साथ एक ही स्थान पर हमला कर रहे थे। वह सारी ताकत उसके शरीर में सिमट गई थी और उसकी मुट्ठी के पीछे की शक्ति बहुत ही भयानक थी। बाय जेमिन आगे बढ़ने ही वाला था और छोटे लुओनिंग को अपने आलिंगन में लेकर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी के जीवन को आसानी से समाप्त करने के लिए आश्वस्त था। हालांकि उसके नीचे जमीन पर एक जादुई चक्र दिखाई दिया और वह समय रहते तेजी से दूसरी तरफ चला गया। टकराना। 2 मीटर ऊंचा पृथ्वी का एक बड़ा खूंटा कहीं से उठा और आकाश की ओर छेद कर गया। यदि उसने 1 सेकंड का भी अधिक समय लिया होता तो जादुई पृथ्वी का कांटा उसके शरीर को छेद सकता था। ये किगेंग मजबूत था, हालांकि वह बाय जेमिन से अलग था, जिसने अपने से अधिक शक्तिशाली अस्तित्व के खिलाफ इतने सारे संघर्षों के बाद अनगिनत बार मौत का सामना किया था। इससे पहले कि ये किगेंग पूरी तरह से खड़ा हो पाता, बाय जेमिन के 201 चपलता अंक ने उसे धातु कवच के ठीक ऊपर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। बर्फ जैसी ठंडी दृष्टि के साथ वह अपनी पूरी ताकत से नीचे गिर पड़ा। बूम! जमीन धंस गई और धातु कवच का छाती क्षेत्र दबाव झेलने में असमर्थ होकर बुरी तरह नीचे गिर गया। अंदर ये किगेंग को लगा कि उसकी दुनिया इधर उधर घूम गई है और उसे अनियंत्रित रूप से खांसी होने लगी और उसी समय उसके कान और आंखों से खून निकलने लगा। मैंने सुना है कि आप अपनी हताशा दूर करने के लिए लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना पसंद करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपने कई महिलाओं के साथ उसी तरह दुर्व्यवहार किया है जैसे आपके 3 कुत्तों ने किया है।
राक्षस की आवाज उसके कानों में पड़ी और जब उसने आकाश की ओर देखा तो उसने देखा कि बाई जेमिन पहले ही 5 मीटर से अधिक ऊंची छलांग लगा चुकी थी और वर्तमान में अपने दाहिने हाथ से उसकी ओर इशारा कर रही थी। तुम्हारे पापों को जलने दो, नरक में, बाई जेमिन ने व्यंग्य किया और उसकी तर्जनी पर धधकती अंगूठी लाल रंग की चमक से चमक उठी। ये किगेन की भयभीत आंखों के नीचे उग्र लाल रंग की आग की एक ज्वाला पूरी गति से उसकी दिशा में उड़ गई। दूर से भी वह मृत्यु को महसूस कर सकता था क्योंकि उसके निष्क्रिय कौशल डेंजर सेंस ने उसे जल्दी से भागने के लिए प्रेरित किया था। दुर्भाग्य से बाई जेमिन के भीषण हमलों से वह पहले ही घातक रूप से घायल हो चुका था। परिणामस्वरूप उनकी शक्ति और उनकी गति तथा अपने कौशल को नियंत्रित करने की एकाग्रता गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। लाल रंग की आग की लपटों ने 3 मीटर के धातु कवच को पूरी तरह से घेर लिया और धधकती हुई विशालकाय आग से आने वाली एक किगान की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। 2 मंजिला घर की छत पर कई मीटर दूर खड़े होकर बाई जेमिन ने अपने सामने के दृश्य को देखा और उदासीनता के साथ अपने दुश्मन के रोने और शाप को सुना। उसकी ठंडी अंधेरी आंखों में लाल रंग की लपटें धरती पर नर्क के चित्रण की तरह झलक रही थीं, लेकिन फिर भी उसकी भावनाएं जरा भी प्रभावित नहीं हुईं। धधकती अंगूठी से आने वाली जादुई लपटों से धातु पिघलनी शुरू हो गई और इससे पहले कि वे इसके अंदर ये किगेन तक पहुंचते, केवल गर्मी ने उसकी त्वचा को जलाना शुरू कर दिया था और उसके शरीर को भयानक रूप से विकृत कर दिया था। जिंदा जलाए जाने का एहसास इतना असहनीय था कि वह भी, जिसे पहले भी एक बार प्रताड़ित किया गया था और उसका चेहरा काट दिया गया था, भी इसे सहन नहीं कर सका। क्योंकि उसके धातु नियंत्रण कौशल को सक्रिय करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, वह धातु कवच को कहीं और नहीं भेज सकता था और केवल दर्द में चिल्ला सकता था क्योंकि वह पूरी जमीन पर छटपटा रहा था। अंधेरी ताराविहीन रात जिसमें केवल पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी साक्षी थी, लाल रंग की लपटों से धधक रही थी क्योंकि एक मानव की भेदी चीख असहनीय रूप से भयानक हो गई थी, जिसने इसे सुनने वाले सभी जीवित बचे लोगों को डरा दिया था। लगभग 1 मिनट बाद आग की लपटें पूरी तरह से बुझ गईं और धातु का विशाल पदार्थ एक तरल पोखर में पिघल गया। जहां तक ये किगन का सवाल है, उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं था। आपने ये किगान स्तर 22 की आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। रक्त इच्छा 33% 50%। अपनी कमर पर तलवार और अपनी गोद में सोती हुई एक छोटी लड़की के साथ बाई जेमिन ने उस स्थान की ओर चलने से पहले ठंडी सांस भरी। चारों में से सबसे ताकतवर बॉस की इसी तरह मृत्यु हो गई थी, बाई जेमिन के केवल 2 हमलों और एक खजाने की सक्रियता के कारण, जिसने उसे पृथ्वी पर नरक की भयावहता का सामना करना पड़ा। अध्याय 129 4 बड़े मालिकों की मृत्यु। सोल रिकॉर्ड नामक यह इकाई वास्तव में भयानक है। बाई जेमिन ने जटिल दृष्टि से अपने सामने 3 वस्तुओं को देखा और आह भरी। यहां तक कि उसकी धधकती अंगूठी से निकलने वाली गहरे लाल रंग की लपटों से धातु के कवच को तरल के एक पूल में बदल दिए जाने के बाद भी और ये किगेन जैसे विकसित व्यक्ति के नश्वर अवशेषों में बदल जाने के बाद भी, ये 3 खजाने अभी भी बरकरार और देदीप्यमान बने हुए हैं। 3 खजाने थे, एक कंगन, एक पेंडेंट और एक कौशल पुस्तक। चूंकि ये किगेन की आत्मिक शक्ति उसकी आत्मिक शक्ति से बहुत कमजोर थी, जो पहले ही 35 के स्तर तक पहुंच चुकी थी, बाई जेमिन को विश्वास नहीं था कि उसे मारने के बाद वह कोई लूट प्राप्त कर सकता है। हालांकि ये 2 सहायक उपकरण संभवतः वे सामान थे जो ये किगेन ने अपने शिकार और लड़ाई के दौरान प्राप्त किए थे। इसकी पुष्टि तब हुई जब बाई जेमिन ने कंगन पर दी गई जानकारी का निरीक्षण किया और पाया कि यह वास्तव में एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना पृथ्वी कंगन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके पास था। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 2 कंगन का उपयोग कर सकता था और उसके पास एक अलग कंगन नहीं था, उसने इस कंगन को अपने विपरीत हाथ पर भी सुसज्जित किया जिससे उसका जादू जोड़ 1 अंक बढ़ गया। आध्यात्मिक बाली दुर्लभ ग्रेड खजाना सुसज्जित होने पर यह जादू और मन को जोड़ 1 तक बढ़ा देता है। उपयोगकर्ता को प्रतिदिन 3 आध्यात्मिक हमलों से स्वचालित रूप से बचाता है। वर्तमान स्थिति 3/3। बाई जेमिन के पास यह वस्तु नहीं थी, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना बायां कान छिदवाया और उस पर छोटे पन्ना के साथ छोटी बाली चमक उठी। हालांकि यह विशेष रूप से उसका स्वाद नहीं था, शक्तिशाली बनना मुख्य बात थी और वैसे भी उसे अपनी उपस्थिति के बारे में ज्यादा परवाह नहीं थी।
उसे आश्चर्य हुआ जब उसने तलवार की धार पर अपना प्रतिबिंब देखा तो वह बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। आखिरी आइटम वास्तव में कुछ ऐसा था जिसने बाई जेमिन को शब्दों से परे आश्चर्यचकित और प्रसन्न किया, क्योंकि वह हमेशा ऐसा कौशल चाहता था। खतरे का एहसास अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल स्तर 5। जब भी उपयोगकर्ता का जीवन नश्वर खतरे में होता है तो शरीर को तंत्रिका संकेत भेजकर चेतावनी देता है। उसकी आंखें चमक उठीं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्क्रॉल पर कौशल सीखने का फैसला किया। स्क्रॉल उसके हाथों से प्रकाश के कणों में गायब हो गया, जो जल्द ही उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसकी आत्मा की गहराई में किनारों पर लाल टोन के साथ पीले रंग का एक नया रून बन गया। इस नए कौशल के साथ उसकी जीवित रहने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। हालांकि यह सच था कि उसकी टूटी हुई कांस्य घंटी स्वचालित रूप से उसकी रक्षा कर सकती थी, खजाने की ऊर्जा अनंत नहीं थी और अपनी शक्ति खोने की स्थिति में बाई जेमिन को केवल खुद पर निर्भर रहना होगा जब तक कि वह इसे फिर से उपयोग नहीं कर सके। इसलिए निष्क्रिय कौशल डेंजर सेंस उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। बाई जेमिन ने अपने आलिंगन में सो रही लड़की को देखने से पहले आसपास का निरीक्षण किया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इस वक्त अगर कोई उसे देख ले तो निश्चित रूप से उसे उस उदासीन चेहरे से नहीं जोड़ पाएगा जिसने 5 मिनट से भी कम समय में 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। दुर्भाग्य से इसकी सराहना करने वाला कोई नहीं था। डू मेंग ने अपने सामने के दृश्य का निरीक्षण जलते गुस्से से भरी आंखों से किया, जिसे वह नियंत्रित करने में असमर्थ लग रहा था। एक गलियारे में 2 लाशें थीं जिनके सिर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मांस के गूदे और खून ने सफेद दीवारों को लाल रंग से रंग दिया था और कब्र के सन्नाटे के बीच घुटनों के बल बैठी कुछ नौकरानियों की डरी हुई सिसकियां स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थीं। बड़े भाई बाई वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। गलियारे के अंत में एक चौड़े खुले दरवाजे के सामने झोंक डे ने गलियारे के उस पार दुबले पतले आदमी को देखा और मुस्कुराया। मुझे आश्चर्य है कि यह सारी अराजकता फैलने से पहले कोई उसे क्यों नहीं जानता था। वह ऐसे चलता रहा मानो अपने आप से बात कर रहा हो। उनकी मौजूदा ताकत के बिना भी उनकी बुद्धिमत्ता राष्ट्रपति शांगुआन या चेन्हे से कम नहीं होती। उन्हें बोर्डों पर ऊंचे स्थान पर खड़े होने में सक्षम होना चाहिए था। डू मेंग ने उस मोटे युवक के दाहिने हाथ में मौजूद डेजर्ट ईगल को देखा और भौहें चढ़ा ली। वह एकमात्र डेजर्ट ईगल था जो उन्होंने पुलिस स्टेशन से प्राप्त किया था और यह वर्तमान में उनके पास 12.7 मिलीमीटर कैलिबर वाली सबसे शक्तिशाली आग्नेयास्त्रों में से एक थी, लेकिन अब यह दुश्मन के हाथों में पड़ गई थी। झोंक डे ने अचानक हथियार उठाया और बिना किसी चेतावनी के गोली चला दी। गोली की आवाज दीवारों से गूंज उठी और नौकरानियां डर के मारे चिल्लाने लगीं, लेकिन गोली लगने के डर से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। जहां तक डू मेंग का सवाल है, वह ऐसे गायब हो गया था मानो वह हवा में गायब हो गया हो। झोंक डे चौंक गया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे लगा कि उसका दाहिना हाथ किसी तेज वस्तु से कट गया है। जल्दबाजी में वह एक कदम पीछे हट गया, अधिकांश भाग में कट से बच गया लेकिन फिर भी थोड़ा कट गया। घाव से धीरे धीरे खून बह रहा था, जिससे जमीन और उसके कपड़े दागदार हो गए। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। हवा तेज हो गई और झोंक डे को कई खूनी घाव हो गए। हालांकि वह घातक घावों से बचने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी बाहों और शरीर के कुछ हिस्सों पर चाकू या अन्य तेज वस्तु से हल्के घाव हो गए। डू मेंग निस्संदेह उससे अधिक मजबूत था और आमने सामने की लड़ाई में झोंक डे के लिए उसे हराना असंभव था। हालांकि इस संकीर्ण गलियारे में जिसे झोंक डे ने लड़ने के लिए चुना था, चीजें अलग थीं। टकराना, 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 टकराना। झोंक डे ने डेजर्ट ईगल उठाया और अलग अलग दिशाओं में लगातार 8 बार फायर किया और मैगजीन को पूरी तरह से खाली कर दिया। ओह! उसके दाहिनी ओर से एक कराह और उसके बाद खून के धब्बे ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया और झोंक डे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारते हुए आगे बढ़ गया। टकराना। एक गोली से घायल होने के बाद डू मेंग को झटका लगा और वह उड़कर सामने की दीवार से जा टकराया। उनका सक्रिय फर्स्ट ऑर्डर कौशल अदृश्यता निष्क्रिय कर दिया गया था और घृणा भरी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने धीरे धीरे आ रहे युवक की ओर देखा। अपने खून से नहाए हुए झोंक डे ने डू मेंग के पेट में गोली के छेद को देखा और यह भी देखा कि उसकी पिछली मुट्ठी लगने के बाद उसकी छाती एक अजीब कोण पर धंस गई थी।
यदि निकटतम स्थान नहीं होता तो डू मिंग निस्संदेह विजेता होता। हालांकि लुओ निंग द्वारा उसके बारे में सब कुछ बताने के बाद बाई जेमिन को आसानी से उसकी घातक कमजोरी का पता चल गया और झोंक दे ने कुछ कठिनाई के बाद उसे हरा दिया। ऐसी चोटों के साथ डू मिंग का जीवित रहना असंभव था। इसके तुरंत बाद उसके कई अंगों के टुकड़ों के साथ खून की खांसी हुई और वह उसी तरह मर गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और असंबद्ध घृणा से भरी हुई थी। स्तरों में अंतर के कारण झोंक दे सीधे 18वें स्तर पर पहुंच गया और दीवार के सहारे झुकते हुए धीरे धीरे अपने हाथों में हथियार को फिर से लोड करते हुए आह भरी और एक भी शब्द कहे बिना उस जगह की नौकरानियों को ध्यान से देखा। हालांकि उसके घाव गंभीर नहीं थे, लेकिन निश्चित रूप से उसका बहुत सारा खून बह रहा था, इसलिए बेहतर होगा कि वह ज्यादा न हिले। इसके तुरंत बाद बाई जेमिन प्रकट हुई और मुस्कुराई। लगता है तुम्हें मार पड़ी है, एह। झोंक दे ने अपनी आंखें घुमाई लेकिन अछूती बाई जेमिन को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराया। यहां तक कि एक छोटी लड़की के साथ भी उसने सभी दुश्मन उग्रवादियों को मार डाला था और यहां तक कि सबसे मजबूत ये किगेंग को भी मार गिराया था। अंतर बस बहुत बड़ा था। अध्याय 130 नया उपवर्ग निचला नेता। ये सुनिश्चित करने के बाद कि झोंक दे को लगी चोटें गंभीर नहीं है, बाई जेमिन ने घुटनों के बल बैठी कुछ नौकरानियों की ओर देखा और शांति से कहा, आप सभी को इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी तरह से आपके साथ कुछ भी बुरा करने की योजना नहीं बना रही हूं। मेरे निशाने पर इस शिविर के 4 नेता ये केगान, डू मिंग, लेइसु और यांग पे थे। अब जब वे मर चुके हैं तो मैं उनके स्थान पर गांव का नियंत्रण ले लूंगा। नौकरानियां डर के भाव से उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने उन्हें कुछ हद तक शांत कर दिया था। आखिरकार पिछले 4 नेता संत नहीं थे और उन्होंने कई घृणित कार्य किए थे, इसलिए भले ही बाई जेमिन ने बुरे काम किए हों, जब तक कि वह उन्हें मार न दे, इन महिलाओं को विश्वास होगा कि यह सामान्य है क्योंकि उन्होंने ऐसा व्यवहार देखा था। पूरे 1 सप्ताह तक बिजली लालित्य की हल्की आभा वाली एक कामुक महिला खड़ी हुई और बाई जेमिन की ओर देखते हुए विनम्रता से अपना सिर नीचे कर लिया। मेरा नाम किन मिंग है। क्या मैं सज्जन का नाम जान सकती हूँ? ये बाई जेमिन है। बाई जेमिन ने अपने से लगभग 9 या 10 साल बड़ी महिला की ओर देखते हुए गहरी आवाज में उत्तर दिया। न केवल उसका शरीर कामुक था, बल्कि उसके चेहरे को एक सुंदरता माना जा सकता था यदि उसके होठों के किनारे पर लगी छोटी सी जलन अभी तक ठीक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी किन मिंग अपने आप में एक सुंदरता थी। सोल रिकॉर्ड की उपस्थिति के साथ सर्वनाश शुरू होने से पहले किन मिंग रुइलिन उप जिला में एक सफल व्यवसाय महिला थी, जिसकी संपत्ति 3 मिलियन युआन से अधिक थी। हालांकि सर्वनाश के 2 दिन बाद वह कई किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव पर छापे के दौरान डू मिंग के हाथों में पड़ गई। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण लेइसु उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और तब तक लड़ती रही जब तक डू मिंग ने उसे नहीं रोका। हालांकि उसे जाने देने से पहले लेइसु ने चेतावनी के तौर पर उसे उबलते हुए माचिस से दागने की जिम्मेदारी ली थी, जिससे उसकी सुंदरता को नुकसान पहुंचा। एक पल की झिझक के बाद किन मिंग ने अपने दांत पीस लिए और सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। नेता बाई, चूंकि यह आपकी नई बस्ती होगी, मुझे लगता है कि आपको अपने नियमों से अवगत कराने के लिए बचे हुए लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। ओह! बाई जेमिन ने उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक के साथ देखा, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि उसका मतलब क्या था। न सिर्फ इस कैंप का नाम बदलना जरूरी था, बल्कि बचे हुए लोगों के बीच उनका चेहरा मशहूर करना भी जरूरी था। इसके अलावा बाई जेमिन को पुरुषों को भर्ती करने की भी जरूरत थी ताकि वे उचित रूप से हथियारों से लैस हो सके और कार्यों को सौंपना शुरू कर सकें। बाई जेमिन मुस्कुराए और संतुष्टि में सिर हिलाया। किन मिंग, आज से तुम मेरी नौकरानी हो जाओगी। नौकरानियों और नेताओं की महिलाओं को इकट्ठा करो, फिर उन्हें ये किगान के विला में ले जाओ, यह मेरा नया घर होगा। किन मिंग नई स्थिति से बहुत खुश थी और उसने बाकी महिलाओं की ओर देखने से पहले जल्दी से सिर हिलाया, जिन्होंने उसे ईर्ष्या से देखा और आदेश देना शुरू कर दिया। अपनी पिछली नौकरी के कारण उनके लिए मार्गदर्शन करना और एक छोटे नेता की भूमिका निभाना आसान था, इसलिए जल्द ही सभी महिलाएं व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने लगीं।
शांगगुआन बिंगजू और बाकी लोगों ने शिविर के माध्यम से बसें, बड़े डोनफेंग ट्रक और विभिन्न पिकअप ट्रक चलाए। पुरुष और महिला छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अच्छी रोशनी वाले केंद्रीय चौराहे के चारों ओर खड़े 700 से अधिक जीवित बचे लोगों को देखा। अद्भुत! वू यीजुन ने उग्रवादियों की लाशों को देखते हुए कहा। वह अकेले ही वास्तव में इतने सारे बंदूकधारियों से लड़ने और मारने में कामयाब रहा। शांगगुआन बिंगजू की खूबसूरत आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी जब वह इस दृश्य को देख रही थी। उसने मशीनगनों और राइफलों से लैस 1 दर्जन से अधिक लोगों के एक समूह का सामना किया था, इसलिए वह जानती थी कि उसके निरंतर विकास के साथ भी एक सशस्त्र दस्ते को हराना आसान नहीं था। हालांकि बाई जेमिन अकेले ही 30 से अधिक का सफाया करने में सफल रही थी। उसके आश्चर्य का कारण इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि उसके पास उसके फर्स्ट ऑर्डर आइस मेकर जैसा कौशल नहीं था, जो एक ही समय में बचाव और हमला करने में सक्षम हो। कम से कम उसने उसे इसका उपयोग करते नहीं देखा था। हालांकि जादुई खजाना टूटी हुई कांस्य बेल को याद करने के बाद ये सब समझ में आया। छात्रों के बसों से उतरने के बाद उन्हें गांव के बाकी बचे लोगों के साथ खड़े होने का आदेश दिया गया, इसलिए उन सभी के पास उन लोगों के बीच खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो स्पष्ट रूप से अच्छी स्थिति में नहीं थे। तभी उनमें से कई लोगों को एहसास हुआ कि आज से उनके जीवन में उतना बड़ा बदलाव आ सकता है जितना कि सोल रिकॉर्ड के अघोषित रूप से सामने आने पर हुआ था। कई लोगों को इस पर पछतावा भी हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लकड़ी से बने एक छोटे से मंच पर खड़े होकर बाई जेमिन ने हजारों से अधिक लोगों को उदासीन दृष्टि से देखा। हालांकि केवल वही जानता था कि वह वास्तव में बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसके एक कदम पीछे लिली ने हल्की सी मुस्कान के साथ दृश्य देखा, जैसे कि वह बहुत मजा कर रही हो। अब क्या तुम्हें समझ में आया कि मैं क्यों चाहता था कि तुम अधिक से अधिक स्थानों पर विजय प्राप्त करो? बाई जेमिन ने शैतान की फुसफुसाहट की तरह अपने सिर में सक्कुबस की मोहक आवाज सुनी। बाई जेमिन ने उसे अपनी आंख के कोने से देखा और रेटिना में चमकते संदेशों को पढ़ते हुए एक गहरी सांस ली। तेरे अधीन जीवित प्राणियों की गिनती 1000 से अधिक हो गई है। अब आप लोअर लीडर उपवर्ग चुन सकते हैं। उपवर्ग बाई जेमिन का मुख्य वर्ग वर्तमान में ब्लड बर्सरकर था, और हालांकि यह सच है कि एक बार जब वह दूसरे क्रम पर पहुंच जाएगा तो ये बदल जाएगा। उसकी बाकी कक्षाएं कुछ हद तक वर्तमान के समान लेकिन मजबूत रहेंगी। हालांकि एक उपवर्ग ऐसी चीज थी जिसकी उसने अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि लिलिथ ने कभी भी उससे इसका उल्लेख नहीं किया था। एक उपवर्ग एक ऐसी चीज थी जो भूमिका निभाने वाले वीडियो गेम खिलाड़ियों को मुख्य वर्ग या खिलाड़ी के लक्ष्यों में हस्तक्षेप किए बिना कुछ अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करने में मदद करती थी। हालांकि आमतौर पर एक उपवर्ग मुख्य वर्ग की तुलना में बहुत कमजोर होता है, अतिरिक्त मदद हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि यदि एक ही प्रकार के वर्ग वाले 2 प्राणी एक दूसरे का सामना करते हैं तो बेहतर उपवर्ग वाला अंत में विजेता होगा। बाई जेमिन ने संकोच नहीं किया और तुरंत निचले नेता उपवर्ग को स्वीकार कर लिया। आपने सफलतापूर्वक लोअर लीडर उपवर्ग हासिल कर लिया है। एक नेता वह है जो अपने अनुयायियों को सफलता और जीत की ओर ले जाता है। एक सच्चे राजा के मार्ग पर जाने के लिए आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। निचला नेता अपने शासन के तहत प्रत्येक 1000 लोगों के लिए कुल शक्ति में 1% और अतिरिक्त 0.1% की वृद्धि करे। आप में 2 लोगों को वफादार अनुयायी नाम देने की क्षमता है। जो लोग आपके वफादार अनुयायी बनेंगे वे कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं कर पाएंगे और जीवन और मृत्यु की स्थितियों में आपकी कुल शक्ति का 5% उपयोग कर पाएंगे। अगले स्तर तक विकसित होने के लिए आपके शासन में 10,000 लोगों की आवश्यकता होगी। बाई जेमिन ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि इस समय 1000 से अधिक लोग उस पर नजर रख रहे हैं। हालांकि ऐसा करना उनके लिए बेहद मुश्किल था, क्योंकि इस नए उपवर्ग ने उनके लिए संभावनाओं की दुनिया खोल दी थी।